अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास में हूँ हमजा सर और आपको पढ़ा रहा हूँ मैं साइंस। और आज हम दोबारा मिले हैं, ठीक है, साइंस के एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें नस्ल कैसे बढ़ती है, यानी कि एक से दूसरा पौधा किस तरह तैयार होता है। तो हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़े थे, कटिंग पढ़ा था कि किस तरह हम काट कर पौधा लगाते हैं और पौधा बढ़ने लगता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ उसके स्टेम से या सिर्फ रूट से हम एक पौधा पूरा उगा सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था स्पोर्स, सही है, स्पोर्स के ज़रिए पौधे उग सकते हैं, लीव्स के ज़रिए पौधे उग सकते हैं। जो लीव से उगने वाले पौधे होते हैं वो ज़्यादातर ब्रायोफिलम कहलाते हैं, सही है, ब्रायोफिलम होते हैं, मतलब कि ऐसे पौधे जो ब्रायोफिलम होते हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि वो लीव से पूरा प्लांट उगा सकते हैं। उसके अलावा हमने एक प्रोसेस पढ़ा था बीज, और इनमें से मुझे जहाँ तक याद है या मुझे जहाँ तक पता है, आप लोग जानते हो किसके बारे में, कौन से प्रोसेस के बारे में, बीज से उगने वाले पौधे के प्रोसेस के बारे में, कि हम ज़मीन में बीज बोते हैं, पानी देते हैं और एक मखसूस उसको जो है धूप की रोशनी मिल रही होती है और उससे वो जो पौधा है वो उगता जाता है। पर बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम बीज को ही फर्दर डिस्कस करेंगे, यानी कि बीज किस तरह का होता है, बीज की शक्ल कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। उसके अलावा जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड से पौधा बनने का जो अमल है वो किस तरह चलता है, क्या क्या चेंजेस आती हैं सीड में जो पौधा तैयार होता है, और सीड की रिक्वायरमेंट, यानी कि बीज को क्या क्या ज़रूरतें होती हैं जर्मिनेट होने के लिए, एक बीज को पौधे में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा एक जो पौधा है उसको वो बीज से कैसे बनता है, बात समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो दरअसल हमारा जो मेन टॉपिक है वो चल रहा है आज का सीड, ठीक है क्लास। सीड में सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जिसको उर्दू में कहते हैं बीज की साख्त, सही है, यानी कि बीज की बनावट को पढ़ना। क्लास, आप अगर पेज नंबर 8 पर देखते हो तो आपको एग्जाम्पल दी हुई है फ्रेंच बीन की, फ्रेंच बीन है ना, हाँ जी, फ्रेंच बीन है। फ्रेंच बीन क्या होता है? फ्रेंच बीन जो है वो लोबिये को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लोबिये को। अब इधर लोबिये की एग्जाम्पल क्यों दी है, और उसी के साथ आपको एक और एग्जाम्पल दी हुई है मकई की। क्लास, आप लोबिया लो, उसको पानी में भिगो दो, सही है, सारी रात के लिए भिगो दो। सुबह में जब आप वो लोबिया देखोगे तो वो फूल चुका होगा। आपने क्या किया, उसकी जो कवरिंग है वो ढीली पड़ चुकी होगी, कवरिंग टाइट होती है, वो ढीली पड़ चुकी होगी। आप वो कवरिंग हटाओगे तो देखोगे लोबिये के 2 हिस्से हुए होंगे, यानी कि वो 2 हिस्सों में टूट चुका होगा। जिस तरह चने वगैरह होते हैं वो बीज से टूट जाते हैं, बात समझ में आ रही है, पकाते पकाते अक्सर बीज से 2 चने अलग हो जाते हैं। इसी तरह लोबिये भी 2 अलग हिस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आपका जो मकई है उसको भी रात भर भिगो दो, उसको आप सुबह में उठ के देखते हो ना उसका कोई छिलका हटता है ना ही तो वो कन्वर्ट हो रहा होता है, सही है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि बीज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सही है। अब बीज का जो ये वाला हिस्सा है, ये जो सख्त पार्ट होता है, ये कहलाता क्या है? दरअसल ये जो हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट ऑफ सीड, यानी कि सीड का जो ये थोड़ा सा सख्त हिस्सा होता है जिसमें से हमें लगता है पौधा उसमें से निकलता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? वो हिस्सा कॉटिलेडन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉटिलेडन कहलाता है, ठीक है क्लास, समझ में आ गई बात। वो हिस्सा क्या कहलाता है? वो हिस्सा कॉटिलेडन कहलाता है, सही है। कौन सा हिस्सा है ये? बीन है, एक लोबिया है, लोबिये का जो सख्त हिस्सा है, जो 2 सख्त हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये कॉटिलेडन कहलाएंगे। उसके अलावा हमारे पास मकई है, मकई का जो सख्त हिस्सा है, यानी कि मकई का जो बीज है वो क्या कहलाएगा? कॉटिलेडन कहलाएगा। अभी आम का सीज़न चल रहा है, ठीक है, मैंगोज़ आप देखते हो, मैंगोज़ के जो सीड हैं, ठीक है, उसका जो सख्त वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वो कॉटिलेडन कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई कि बीज का जो सख्त पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कॉटिलेडन कहते हैं, सही है। अब कॉटिलेडन 2 टाइप्स के होते हैं। कॉटिलेडन जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं बच्चों। एक होता है मोनोकोटिलेडन, एक होता है
डाइकोटिलेडन। ठीक है, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। कोटिलेडन समझ में आ गया, बीच का जो सख्त वाला हिस्सा है वो कोटिलेडन है। मोनो क्या है, डाई क्या है, यानी कि मोनो और डाई का वर्ड जो है वो कोटिलेडन के साथ क्यों यूज़ हुआ। बच्चों, जिस सीड में दो कोटिलेडन्स हों, दो सेपरेट कोटिलेडन्स मौजूद हों, वो सीड डाइकोटिलेडन कहलाता है। जबकि जो सिर्फ एक ही कोटिलेडन पर मुश्तमिल हो, यानी कि उसके दो हिस्से नहीं हो सकते, चाहे उसको हम पानी में फुलाएं या ज़मीन में दबाएं, उसके दो हिस्से नहीं होते, बल्कि उसकी जो प्लांट है, उसका जो पूरा पौधा है वो इसी तरह उगता है, यानी कि एक ही सीड से उग रहा होता है, एक ही कोटिलेडन से उग रहा होता है। उसके लिए उसको दो पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे जो कोटिलेडन है, ऐसे जो सीड्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो मोनोकोटिलेडन कहलाते हैं। ठीक है, वन कोटिलेडन। कोटिलेडन समझते हैं, हार्ड पार्ट ऑफ सीड। सीड जो आपको नज़र आ रहा होता है, दरअसल उसका जो हार्ड पार्ट होता है वो कोटिलेडन होता है। अक्सर हम मटर लेते हैं तो हम देखते हैं मटर में से जो है वो कुछ निकला हुआ होता है, वाइट कलर का, बाहर की तरफ कुछ निकला हुआ होता है। वो क्या होता है, वो दरअसल कोटिलेडन्स जो होते हैं, कोटिलेडन्स, मटर में भी दो कोटिलेडन्स होते हैं, कोटिलेडन्स में से रूट्स अराइज हो चुकी होती है। बात समझ में आ रही है। हार्ड पार्ट ऑफ सीड कॉल्ड कोटिलेडन, यानी कि जो प्लांट की पूरी बॉडी तैयार होती है उसका दारोमदार किसके ऊपर होता है, इस कोटिलेडन के ऊपर होता है। तो कोटिलेडन सबके समझ में आ गया कि मोनोकोटिलेडन का मतलब है एक कोटिलेडन, यानी कि एक कोटिलेडन वाला बीज। ठीक है, अच्छा जी, इसको देखते हैं। डाइकोटिलेडन को अगर हम देखते हैं तो डाइकोटिलेडन में टू कोटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, मोनोकोटिलेडन के लिए या वन कोटिलेडन वाले सीड के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका मकई। ठीक है, मकई जो ये भुट्टे वगैरह होते हैं, कॉर्न वगैरह होते हैं, कॉर्न ले लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। उसके अलावा आप सोचो कौन सा ऐसा जो है वो फ्रूट है जो कि डाइकोटिलेडन नहीं होता, मोनोकोटिलेडन होता है। सही है, बात समझ में आ रही है। मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन की हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मटर है, फ्रेंच बीन यानी लोबिया भी हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा और दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं इसकी डाइकोटिलेडन की। इसमें मोनोकोटिलेडन में चिल्ली के सीड्स भी आ जाते हैं। सही है, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन समझ में आ गया। सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबके समझ में आ गया। कोटिलेडन्स क्या हैं, ठीक है, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन क्या है, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं सीड में जो जर्मिनेशन होती है वो किस तरह होती है। सही है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। इधर हमें बताना है सीड की जर्मिनेशन, यानी कि दरअसल सीड का पौधे में कन्वर्ट होने तक का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन का नाम देते हैं। सही है, जिसमें सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाकायदा एक पूरे पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें उसके रूट्स, उसके स्टेम, उसके अलावा उसके जो है वो लीव्स वगैरह सारी चीज़ें अराइज हो चुकी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड में हम पढ़ेंगे कि सीड किस प्रोसेस के थ्रू किस तरह अपने अंदर चेंजेस लाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक छोटा सा बीज एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इधर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी कि हम कौन से सीड को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाइकोटिलेडन सीड। डाइकोटिलेडन सीड की एग्जाम्पल हमने बुक में कौन सी पढ़ी है, फ्रेंच बीन। यानी लोबिया। ठीक है, लोबिया की पढ़ रहे हैं हम। अब लोबिया, इसमें होता क्या है, हमने जो है बीज लिया, उसको ज़मीन में दबा दिया। सही है, ज़मीन में जब दबा दिया तो आपको पता है कि इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, हमने उसको पानी भी दे दिया। अब जो मिट्टी के अंदर वो दबा हुआ है उसमें कौन मौजूद है, पानी मौजूद है, और सीड उसके अंदर दबा हुआ है। होगा क्या, सीड जो है वो फूल जाएगा। सही है, और उसकी जो कवरिंग है वो फट जाएगी। सही है, सीड स्वेल, सीड स्वेल हो जाएगा। ठीक है, स्वेल होने की वजह से उसकी जो कवरिंग है वो हट जाएगी। सही है, अब उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे ही सीड स्वेल होगा उसकी कवरिंग हट जाएगी। अब क्या होगा, अब
सबसे पहला पार्ट जो इस सीड में से अराइज होगा, डाइकोटिलेडन का जो सीड है लोबिया, उसमें से डाइकोटिलेडन्स में, यानी कि डाइकोटिलेडन्स के जितने भी प्लांट होंगे क्लास, इधर सिर्फ लोबिया नहीं बल्कि डाइकोटिलेडन्स के जितने भी प्लांट होंगे सब में इसी तरह प्रोसेस चलेगा। सही है कि हमने जो बीज बोया वो बीज स्वेल हो गया, फूल गया, पानी लगने की वजह से वो फूल गया, रूट्स उसके अराइज हुए। सबसे पहले क्या अराइज हुआ? सबसे पहले अराइज हुए उसके रूट्स अराइज होने के बाद रूट्स किससे फूड ले रहे होते हैं? लीव्स तो हैं नहीं, प्लांट का जो फूड है वो तो लीव्स बनाते हैं, तो रूट कहाँ से फूड ले रहे होते हैं? रूट दरअसल इस कोटिलेडन से फूड ले रहे होते हैं। सही है। ये जो सख्त पार्ट होता है ये इसी तरह सख्त नहीं होता, बल्कि इसके अंदर प्लांट जब तक कंप्लीट नहीं बन जाता, इस काबिल नहीं हो जाता कि वो अपना खाना खुद बनाने लगे, जब तक का खाना इसके पास मौजूद होता है। और जब सिर्फ रूट अराइज होता है तो ये खाना कहाँ से ले रहा होता है? ये फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है कोटिलेडन्स में से। बात समझ में आ गई? रूट अराइज हो गए। अब रूट अराइज होने के बाद अराइज होता है शूट। ठीक है। रूट अराइज होने के बाद रूट जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये एरो का साइन मैंने दिखाया है, इसका मतलब है कि रूट्स का साइज़ जो है वो ज़मीन की तरफ बढ़ता चला जाता है। जब रूट का साइज बढ़ने लगता है तो इधर देखो आप, ये सीड है, ठीक है, रूट अराइज होगा। अब रूट का साइज जब बढ़ने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके कौन निकल रहा होता है? शूट सिस्टम निकल रहा होता है। सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ये है अराइज होना, यानी कि प्लांट जो है वो किस तरह अराइज हो रहा है एक सीड में से। कौन सी सीड में से? हम इधर पढ़े हैं डाइकोटिलेडन्स में। अब जब शूट अराइज हो गए, अब क्या होता है बच्चों? होता इस तरह है कि ये पॉइंट में इधर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो शूट अराइज हो गया, अब इस शूट में क्या होगी? फर्दर ग्रोथ होगी। ग्रोथ यानी बढ़ने का अमल होगा। शूट में सिर्फ स्टेम तो नहीं होती, लीव्स भी होते हैं, यानी कि प्लांट को अब क्या चाहिए? लीव्स चाहिए। यानी कि अब जब तक प्लांट्स के लीव्स नहीं बन जाते, जब तक ये कोटिलेडन्स इसके साथ ही चिपका रहेगा। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है शूट ग्रो एंड लीफ अराइज। शूट सिस्टम बढ़ेगा, ठीक है, और उसमें से क्या अराइज हो जाएंगे? उसमें से पत्ते अराइज हो जाएंगे। अब जब प्लांट के पास पत्ते आ गए तो वो अपना खाना बना सकता है, वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो उसका किचन है, ठीक है, वो आ चुका है, तो अब उसके लिए खाना बनाना आसान है, उसके पास अपने पत्ते आ चुके हैं। अब होता क्या है? जब पत्ते आ गए तो प्लांट की स्टेम भी इतने टाइम तक लंबी हो चुकी होती है। सही है। यानी कि पत्ते आने तक का जो प्रोसेस है, जब तक जो सीड है वो प्लांट के साथ ही चिपका होता है। अब जब पत्ते आ गए, अब सीड कहाँ है? यानी कि ये जो कोटिलेडन्स थे ये अब कहाँ हैं? ये कोटिलेडन्स इसके साथ चिपक के, आप से अगर मैं ये सवाल करूं कि जो कोटिलेडन्स हैं, सही है, डाइकोटिलेडन्स जो हैं वो कहाँ होंगे? जब पत्ते भी निकल गए, रूट्स भी निकल गए, डाइकोटिलेडन्स कहाँ हैं? क्लास, डाइकोटिलेडन्स या कोटिलेडन्स जो हैं वो शूट सिस्टम के साथ ऊपर की तरफ आते जाते हैं। बात समझ में आ रही है? शूट सिस्टम के साथ ऊपर की तरफ आते जाते हैं, यानी कि रूट ज़मीन में दब जाता है, जबकि शूट सिस्टम पे कौन चिपके हुए होते हैं? कोटिलेडन चिपके हुए होते हैं। कोटिलेडन विद स्टेम, ठीक है, स्टेम के साथ कोटिलेडन्स चिपके हुए होते हैं। अगर आप पेज नंबर 7 की में डायग्राम देखो तो उसमें आपको कोटिलेडन्स बाकायदा नज़र आ रहे हैं और लीफ भी नज़र आ रही है। अब जब लीफ अराइज होगा, छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लीव्स जो है वो बढ़ना शुरू होंगे। जब लीव्स बढ़ना शुरू होंगे, जब लीव्स बढ़ने की तरफ जाएंगे और बाकायदा पत्तों की सही शक्ल इख्तियार कर लेंगे, यानी कि इस काबिल हो जाएंगे कि अपना खाना खुद बना सकते हैं वो अपनी प्लांट के लिए, तो ये क्या करता है? प्लांट इन सीड को, इन कोटिलेडन्स को शट डाउन कर देता है। ठीक है, इन कोटिलेडन्स को क्या कर देता है? शट डाउन कर देता है। तो बच्चों के समझ में आ गई बात कि फ्रेंच बीन जो था उसको हमने मिट्टी में जो है वो क्या किया? दबा दिया। मिट्टी में पानी भी मौजूद है,
ठीक है, बाहर का टेम्परेचर भी मौजूद है, उसकी मदद से वो क्या, उसमें क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, डेवलपमेंट होने लगती है। डेवलपमेंट में सबसे पहला उसका कौन सा पार्ट अराइज होता है, उसका रूट अराइज होता है। रूट अराइज होने के बाद जैसे ही रूट का साइज़ बढ़ने लगता है, उसमें से कौन अराइज होने लगता है, शूट अराइज होने लगता है। अब जब शूट भी अराइज हो जाता है तो शूट में ग्रोथ होती है, यानी कि शूट का साइज़ बढ़ता है। रूट रुक जाते हैं, शूट का साइज़ बढ़ता है, और शूट का साइज़ जब तक बढ़ता रहता है जब तक उसमें लीव्स ना आ जाएं। और शूट के साथ साथ जो सीड हैं, कॉटिलेडन्स हैं, वो भी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। हालांकि दबाया हमने उनको ज़मीन के अंदर था, लेकिन वो रूट्स के साथ नीचे नहीं दबे हुए होते हैं, बल्कि शूट के साथ ऊपर ही की तरफ जा रहे होते हैं। तो समझ में आ गया जर्मिनेशन ऑफ सीड किस तरह हो रही होती है प्लांट में। अब चलते हैं अगली तरफ कि जर्मिनेशन के लिए, यानी कि प्लांट को अपने अंदर जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन उसके अंदर किस तरह तय पाती है। जर्मिनेशन के लिए उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, किन चीज़ों के बगैर उसमें जर्मिनेशन नहीं हो सकती। तो पहली चीज़ है, इधर लिख देते हैं, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट यानी जिन चीज़ों की जर्मिनेशन के लिए बीज को ज़रूरत होती है। क्या क्या ज़रूरत होती है, वाटर सबसे पहली चीज़, उसी की वजह से तो वो फूला है, उसी की वजह से उसकी हार्ड कवरिंग हड्डी है, सही है। तो सबसे पहली चीज़ उसको क्या चाहिए, वाटर, ताकि वो नर्म हो सके, सही है। जब वो नर्म होगा जब भी उसमें से कोई रूट या शूट सिस्टम अराइज हो सकता है। अगर वो नर्म नहीं होगा तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगी, सही है। इसीलिए जो ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि लोबिया, हार्ड सीड प्लांट, उनको पहले हम पानी में भिगोते हैं, उसके बाद ज़मीन में डुबोते हैं, ठीक है, ज़मीन में दबाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्वेलिंग अच्छी होती है। स्वेलिंग अच्छी होती है तो प्लांट, पौधा जो है वो फ़ौरन जल्दी से जल्दी बीज में से फूटता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। वाटर, दूसरा उसको चाहिए होता है एयर, हवा की ज़रूरत होती है, सही है। प्लांट को उगने के लिए कौन सी हवा चाहिए होती है, कौन सी गैस चाहिए होती है, प्लांट को उगने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कार्बन डाइऑक्साइड कराची में भरी हुई है, सही है, पोल्यूशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, एयर भी बासानी ले सकता है। पानी हम उसको देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है रोशनी, यानी कि उसको स्पेसिफिक क्वान्टिटी में क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, सही है। सनलाइट चाहिए, रोशनी ये नहीं है कि हम 100 पावर का बल्ब लगा देंगे उससे भी प्लांट उग जाएगा, नहीं, प्लांट को ग्रोथ के लिए सिर्फ सनलाइट चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है मुनासिब दर्जा हरारत। मुनासिब दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक मखसूस दर्जा हरारत, यानी कि इतनी हरारत की भी उसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि धूप की रोशनी इतनी ज़्यादा पड़ गई कि बीज वहाँ पर सूख गया, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक थोड़ी क्वांटिटी में धूप मिलनी चाहिए, सही है। अब दरअसल ये जो सनलाइट और टेम्परेचर हैं ये एक ही चीज़ से रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, सूरज ही से मिल रहे होते हैं, सनलाइट भी और टेम्परेचर भी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो गर्मी है वो अलग जगह से आ रही होती है, जी नहीं, वो दरअसल सनलाइट की जो लाइट पड़ रही होती है उसमें हीट भी मौजूद होती है। तो चाहे प्लांट की बॉडी को रिक्वायर हो, चाहे हमारी बॉडी को रिक्वायर हो, जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो हम सन से ही, सूरज से ही लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड और रिक्वायरमेंट ऑफ सीड, ठीक है, कि सीड्स को उगने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ एब्सेंट होती है तो सीड को उगने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क में पहला सवाल, कॉटिलेडन क्या है।
ठीक है। कोटिलेडन क्या है, समझ में आ गया? कोटिलेडन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद इसकी कितनी अक़साम है? कोटिलेडन की दो अक़साम है, एक मोनोकोटिलेडन और एक डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन ऐसे सीड जो सिर्फ एक ही हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि डाइकोटिलेडन ऐसे सीड जो एक से ज़्यादा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। कोटिलेडन्स क्या है? सीड का, बीज का वो हार्ड हिस्सा, ठीक है, जिसमें से प्लांट अराइज होता है, वो कोटिलेडन है। ये क्वेश्चन आपने उतारने के बाद वीडियो को पॉज करें, ठीक है। पेज नंबर 8 से भी हेल्प ले सकते हैं, बबल से भी हेल्प ले सकते हैं, और हेल्प लेते हुए इसका फ़ौरन से आंसर लिखें, ठीक है। बच्चों वीडियो पॉज करके अभी आपने आंसर लिखना है, ऐसा नहीं है कि इसको बाद में छोड़ दें। साथ के साथ काम करेंगे तो डिसिप्लिन आएगा काम में, और काम भी सफाई से होता जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीज को जर्मिनेशन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमने अभी कुछ चीज़ों के नाम पढ़े, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि बीज, एक जो बीज होता है उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जब जाके वो एक पूरा का पूरा सही और एक अच्छा तनावर प्लांट, पौधा तैयार करता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको चाहिए होती है सनलाइट, उसको चाहिए होता है वाटर, उसके अलावा उसको और क्या चाहिए होता है? सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर चाहिए होता है उसको, और एयर चाहिए होती है। सही बात समझ में आ गई? ये आपके दो क्वेश्चन हैं आज के, जो आपने अभी करने हैं, ठीक है। और मुझे यकीन है कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बआसानी आते भी होंगे और आप कर भी लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगला काम आपने क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मिनेशन क्या है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, जर्मिनेशन किस तरह होती है सीड में, जर्मिनेशन के लिए सीड को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। आप इस बात का आंसर बआसानी दे सकते हैं कि फिर जर्मिनेशन है क्या। दरअसल बीज का जो एक पौधे में तब्दील होने का जो प्रोसेस है, वो किस किस तरह पौधे, एक बीज पौधे में तब्दील हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। इसको आप अपने ओन वर्ड्स में, अपने अल्फाज में जिस तरह चाहें, जितने अच्छे तरीके से चाहें, जितना लंबा चौड़ा कर कर लिखना चाहें, लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका बयानिया दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये 3 क्वेश्चन इंक्लूड हैं हमारे क्लास वर्क में। अच्छा, सवाल है बीज में होने वाली जर्मिनेशन बयान करें, ठीक है। बीज में होने वाली जर्मिनेशन आपने बयान करनी है, सही है। बात समझ में आ गई? 2 मिनट। बीज में होने वाली जर्मिनेशन बयान करें, यानी कि बीज में किस किस तरह प्लांट जर्मिनेट होता है, प्लांट बीज से अराइज होता है और फिर वो बाकायदा लीव्स और रूट्स और स्टेम समेत एक पूरे बड़े पौधे में कन्वर्ट होता है। वो आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि दरअसल बीज में प्लांट का जो बढ़ने का प्रोसेस है, प्लांट का जो उगने का प्रोसेस है, वो किस किस तरह चल रहा है। आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं, पर मुझे जो है वो बस इसका आंसर चाहिए कि किस तरह जर्मिनेशन हो रही होती है, ठीक है क्लास। ये है आपका आज का होमवर्क। उसके अलावा
आज का होमवर्क ये भी है कि आपने कोई 5 खाली जगहें बनानी है। आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में से आपने 5 खाली जगहें बनानी है। अब मैं आपको बता दूं खाली जगहें क्या होती हैं। हम समझते हैं कि खाली जगह कहीं से भी उठाओ, जो मेन वर्ड है वो खाली जगह है, ठीक है। पौधे जानदार हैं, तो पौधे डैश हैं, पौधे जानदार हैं, ये बच्चों वाले काम नहीं करने, ठीक है। ये असल में फिलिंदा ब्लैंक्स नहीं होती। फिलिंदा ब्लैंक्स वो चीज़ होती है जिसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि मैं कोई ये खाली जगह लिखूं, उसको सॉल्व करने के लिए किसी बंदे को आपके चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि वो डायरेक्ट उसका आंसर बना सके। यानी कि फिलिंदा ब्लैंक्स में हम जनरल बात लिखते हैं, सही है। जैसे कि कराची का पुराना नाम डैश है। पूरी दुनिया जानती है कराची का पुराना नाम क्या है, कोलाची है, ठीक है। इसी तरह के आपके फिलिंदा ब्लैंक्स होने चाहिए जिसको सॉल्व करने के लिए हर बंदे को बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि फिलिंदा ब्लैंक जो है वो बुक से टोटली छापा है, सही है। जबकि फिलिंदा ब्लैंक जो है वो इस तरह की होती है जो कि नॉलेज इस्तेमाल करते हुए उसका आंसर लिखना है। उसमें उसका आंसर देने के लिए सोचना पड़ता है, ये नहीं कि दिमाग में कुछ भी आया वो लिख दिया, नहीं। या उसको सॉल्व करने के लिए चैप्टर को पढ़ना पड़ा लंबा चौड़ा, नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आपने बहुत अच्छी कोई 5 फिलिंदा ब्लैंक्स, 5 खाली जगहें ढूंढनी है इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, सही है। और उसको अपने होमवर्क में डन करना है।